प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। यहां पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स हमारी आपकी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर चल रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसमें अभी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बुक चल रही है, इसके बाद रियल एनालिसिस चलेगी, जिसकी फीस केवल 399 रुपीज है। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं उन्हें केवल इसके जो लास्ट में रिजल्ट आएगा वो लर्न करना है, और जो आपके डिस्क्रिप्शन वाले हैं, मतलब जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देंगे जिस यूनिवर्सिटी में, उन्हें ये पूरा का पूरा तैयार करना है। तो इस लॉ में क्या था, आइए हम समझते हैं। देखो क्या बताया है बोल्ट्जमैन कैनोनिकल लॉ। देखो, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन कैनोनिकल लॉ, यानी कि बोल्ट्जमैन कैनोनिकल लॉ के अनुसार द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर अ सिस्टम टू बी फाउंड इन अ पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट, यानी कि किसी भी सिस्टम की किसी माइक्रोस्टेट में पाने की जो एक स्पेशल पर्टिकुलर जो प्रोबेबिलिटी होती है ऑफ एनर्जी ई आई किसकी एनर्जी थी, माइक्रोस्टेट की, जो क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम में है एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी के साथ। थर्मल इक्विलिब्रियम आप जानते हो, तापीय साम्य यानी कि एक जैसा ताप, ठीक, विद अ हीट सोर्स, किसी हीट सोर्स के साथ तापीय साम्य में है, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगी प्रायिकता, इस वाले फैक्टर के प्रोपोर्शनल होगी। तो प्रायिकता ये होगी पी आर नहीं, यहाँ पे हमने क्या मानना हुआ है, आई माना हुआ है, तो यहाँ भी क्या मानेंगे, आई मानेंगे। ठीक, तो ये एक बार और समझो मैं क्या बताया बोल्ट्जमैन कैनोनिकल ने, कि बोल्ट्जमैन कैनोनिकल ने कहा कि किसी भी सिस्टम की प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ किसी हीट सोर्स के, यानी कि ऐसा और ऐसा ये आपका सिस्टम है। हीट सोर्स काफी बड़ा है, इतना बड़ा है कि अगर इसके टेम्परेचर में कुछ चेंज होता है तो इस पे कोई खास इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो हीट सोर्स के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में टी टेम्परेचर में, तो उसकी जो प्रायिकता होगी इस फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसे हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट हमने क्या मान लिया, सी मान लिया। अब चलिए एक तरीके से इसका प्रूफ पढ़ते हैं। ठीक, हमने प्रूफ करने के लिए क्या मानते हैं, पहले हम मानते हैं n1 n2 n3 डॉट डॉट विद द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक, यहां से लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, लिखना स्टार्ट करते हैं हम। क्या, लेट अस कंसीडर n1 n2 n3 डॉट डॉट डॉट, कहां तक, जहां तक भी जाए, लास्टली क्या, एन आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है। बी द नंबर ऑफ गैस molecules in the different phase cells, कौन कौन सी, 1 2 3 डॉट 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 आई फेज सेल, ठीक, रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ एक छोटी सी चीज समझो, ये हमारे पास कोई क्या है, कोई कंपार्टमेंट है, बॉक्स है, इसे हम छोटी छोटी फेज सेल में नहीं बांट देते। तो मान लो पहली फेज सेल में इतने मॉलिक्यूल्स है, दूसरी में इतने, तीसरी में इतने, आठ में इतने, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम से, क्रम अनुसार, यानी कि पहली में इतने होंगे, इसमें इतने होंगे, ऑर्डर जो ऑर्डर यहाँ है वही ऑर्डर यहाँ पर होगा। ठीक, किसमें, इन इक्विलिब्रियम स्टेट में, इन इक्विलिब्रियम स्टेट। यहां तक हम लिख चुके हैं, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हमें पता है जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वे इधर उधर रैंडम मोशन में रहते हैं। अरे यार, अभी मैं यहाँ पे परफ्यूम छिड़क दूं तो क्या होगा, एक जगह पर रहेगा, अब महक पूरे में फैल जाएगी। महक पहली किस तरीके से, सुगंध पहली किस तरीके से, मॉलिक्यूल्स की वजह से। मॉलिक्यूल्स क्या आते हैं, सब जगह इधर उधर रैंडम मोशन करते रहते हैं, तो सब जगह पहुंच जाते हैं। तो हमें पता है गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वे क्या करते हैं, एक रैंडम मोशन करते हैं। ठीक,
सिंस द मोलिक्यूल्स ऑफ द गैस, लिख लो, कंटिन्यूअसली मूव फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस, लिखना चाहो लिख दो, ये लाइन में लिखना जरूरी नहीं समझ रहा था। सिंस द गैस मोलिक्यूल्स मूव फ्रॉम, दिख रहा है, अरे यार लाइटिंग तिरछी जा रही है, गैस मोलिक्यूल्स मूव फ्रॉम, अब सही है, ओके, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। 2-4 लाइन है बोल दे रहा हूं मैं, फिर डेरिवेशन पे फोकस करता हूं क्योंकि वीडियो नहीं तो लेंथी बैठ जाएगी, हालांकि लेंथी कराने की कोशिश करेंगे नहीं, ठीक। बट ऑल दीज चेंजेस, बट ऑल दीज चेंजेस, क्या मोशन कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तो चेंज हो रहा है, बट ऑल दीज चेंजेस डज नॉट या विल नॉट अफेक्ट द स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, बट दीज चेंजेस विल नॉट अफेक्ट द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। अरे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को थोड़ी अफेक्ट कर देंगे, संभावना जितनी है उतनी ही रहेगी, ठीक है। these molecules follows the following assumptions। कुछ स्टैटिक्स में इससे अगला जो क्या है, अगला जो यूनिट है आपकी, उसमें कुछ एजम्पशंस है, बोस, आइंस्टीन, फर्मी, डिराक, ठीक। तो ये क्या करते हैं, कुछ पोजुलेट्स है जिन्हें फॉलो करते हैं, वे आपको पता है ऑलरेडी। ये जो गैस मॉलिक्यूल्स इधर उधर जा रहे हैं, ये क्या करेंगे, एक कुछ 3 पोजुलेट्स हैं उन्हें फॉलो करेंगे। क्या पहली पोजुलेट्स क्या है, द नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ molecules at any instant remains constant। अरे टोटल नंबर तो कांस्टेंट ही रहेंगे, क्या मैंने कहा एक बक्से में 10 मॉलिक्यूल्स से, उसमें मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, मोशन एक कोने से उधर जा रहे हैं, लेकिन क्या है टोटल तो 10 ही रहेंगे। ये थोड़ी है एक बॉक्स से निकल के चला गया, कोई बाहर तो कोई नहीं जा रहा है तो बॉक्स में ही, तो इसका मतलब दैट इज, मैं आपसे कहूं टोटल नंबर n1 प्लस n2 प्लस n3 डॉट 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 ni क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर मैं सॉरी अगर मैं इसका पार्शियल डिफरेंशियल कर दूं, सॉरी बेटा, ठीक है, डेल n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल ni a1 प्लस डेल n2 प्लस डेल n3 प्लस डेल ni इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बताओ। अरे यार कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 नहीं होता, ये सब प्लस में है, इसे कैसे लिख सकता हूं, समीशन i डेल ni इज इक्वल्स टू 0। आप चाहो तो r मान लो, समीशन का मतलब है i की जगह वैल्यू पुट करते जाओ, और समीशन का मतलब +1 रखोगे तो 1 +2 +3 +4 ऐसे कहां तक जाना है, i तक जाना है। तो पहली पोजुलेट्स तो इसे फॉलो करिए, ये हमने पहले भी बताई है या नहीं बताई। दूसरी पोजुलेट्स क्या है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, द टोटल एनर्जी of the system remains constant। अरे टोटल एनर्जी भी तो वही रहती है, आपने तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है कि जो टोटल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी। जैसे मैं यहाँ कैसे लिखूंगा इसे, दैट इज E बराबर पहले पार्टिकल के, पहली फेज सेल में जो पार्टिकल थे उनकी एनर्जी, तो एक पार्टिकल की E1 है तो N1 की कितनी होगी, N1। मान लो दूसरी फेज में एक की E2 है तो N2 की N2 प्लस E3 N3 प्लस
ई आई एन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर मैं इसका भी डिफरेंशियल कर दूं तो इधर क्या हो जाएगा, डेल ई इज इक्वल टू A1 डेल N1। सर इसका कोई डिफरेंशियल क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा एक पार्टिकल की यो है तो दो की भी होगी, तीन की भी होगी, तीन चार, तो ये तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो पार्टिकल के नंबर ही तो चेंज हो रहे हैं। N1 की जगह 10 पार्टिकल भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, तो ये चेंज हो रहा है। प्लस E2 डेल N2 प्लस लिख लेना EI डेल NI इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। अगर मैं जैसे ये मैंने इस फॉर्मेट में लिखा था, अगर इस वाले को इस फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। और ये वाली कंडीशन याद रखनी है, मुझे इनकी जरूरत पड़ने वाली है। कहाँ जरूरत पड़ेगी अभी बता दूंगा। इधर का हिस्सा रफ कर दूं। अभी तो हमने कुछ भी स्टार्ट नहीं करा, अभी तो बोल्ट्जमैन कैनोनिकल प्रूफ करने के लिए हम सीढ़ियां बना रहे हैं, और जब सीढ़ियां एक कंप्लीट बन जाएंगी तब हम छत पे चढ़ना चालू करेंगे। अभी तो ये पहली सीढ़ी बनाई, दूसरी सीढ़ी बनाई, और इसे अगर मैं किस फॉर्मेट में लगू इसमें, तो क्या हो जाएगा, सम्मिशन हो गया। चलो आई किसका, ई आई डेल एन आई इज इक्वल टू 0, यही तो होगा। डेल लिख लूं, डी लिख लूं, सम्मिशन। ठीक, ये चाहो तो आप क्या मान लो, इसे इक्वेशन 1 मान लो। चलो क्या मान लिया, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, क्योंकि मुझे इसकी आगे जरूरत पड़ने वाली है। ठीक, इसे सॉरी, आज क्या होकर रहेगा, इसे इक्वेशन 2। यहाँ बेटा बारिश है, अब भी कई दिनों से हाई अलर्ट है, मतलब डीएम ने छुट्टियां भी कर दी, इतनी बारिश है यहाँ कई दिन से। ठीक है, जब भी हम कोशिश कर रहे हैं, ये थर्ड, और थर्ड क्या है, जो थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट है उसमें जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, डब्ल्यू ही तो होती है। और इसका डिफरेंशियल क्या होता है, 0 होता है। इन थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट थर्ड, इन थर्मल इक्वली ई क्यू यू आई डबल एल आई बी आर आई यू एम, इक्विलिब्रियम। भैया इंग्लिश पे ध्यान मत दिया करो ना, राइटिंग में फिजिक्स का टीचर हूँ। इन इक्विलिब्रियम स्टेट द थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी विल बी मैक्सिमम। अरे यार अभी बताऊंगा कहाँ से वो लाइन आई, ये लाइन तो आप समझ गए, थर्ड पॉइंट अभी समझाऊंगा। द थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी इज, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसे, डब्ल्यू से। किसी से भी रिप्रेजेंट कर सको, लेकिन आपकी कृष्णा बुक में मेनली डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया गया है। दैट इज डब्ल्यू क्या होगा, मैक्सिमम। क्यों हो गया, अरे यार मोस्ट प्रोबेबल, अधिकतम संभाव्य क्या होता था, n/2, n था उसे n/2 में जोड़ देते थे, तो ये इक्विलिब्रियम ना होगी, बीच की स्टेट आधा इधर आधा इधर, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती थी इसमें, मैक्सिमम होती थी। तो W मैक्स, अगर मैं इसका डिफरेंशियल कर दूं, मैं आपसे कहूं डेल W कितना होगा, तो 0 ना हो गया, मैक्सिमम वैल्यू तो क्या होगी, फिक्स होगी, एक कांस्टेंट, या ऐसे मान लो W मैक्सिमम है और एक छोटा सा चेंज है। डेल किसे रिप्रेजेंट करता है, छोटे से चेंज को। अगर डब्ल्यू क्या है, मैक्सिमम में समुद्र से है, एक गिलास पानी निकाल लूं, क्या समुद्र पे फर्क पड़ेगा, नहीं। तो अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूं तो वो 0 होता है, वो नेग्लिजिबल होता है। तो ये आ गया। अगर मैं इसका लॉग लेना चाहूं तो इधर भी लॉग ले लिया, इधर भी लॉग ले लिया, तो log 0 की वैल्यू 0, तो मेरा क्या बन जाएगा, एक तरीके से डेल log W इज इक्वल टू 0। सर ये क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है आगे आगे, अभी डेरिवेशन जब करेंगे। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, ये इक्वेशन नंबर हो गई थर्ड। अब हम किस पे आते हैं, अब हम अपने डेरिवेशन की तरफ अग्रसर होते हैं। सर ये सब क्या था, मैंने बताया छत पे पहुंचने के लिए सीढ़ियां थी, असली डेरिवेशन अब स्टार्ट कर रहे हैं। क्या हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, we know the thermodynamic probability would be given by,
कैसे दी जाएगी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बेटा? क्या W इज इक्वल टू कितना n फैक्टोरियल अपॉन जो रिपीट हो रहे हैं। याद है मैंने ये पहले भी बताया था, n3 फैक्टोरियल कहाँ तक? ni तक। जैसे आपको याद हो मिसिसिपी एक क्वेश्चन आता था कि मिसिसिपी की प्रायिकता बता दो, जितने वर्ड होते थे ऊपर जो रिपीट होते थे 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल ये नीचे लिखे जाते थे। अब मैं इसे क्या कर रहा हूं, अब अपना यो वाला फॉर्मूला, यो कौन सा जो यहाँ लिख रहा था पहले, वो लाने की कोशिश करता हूं। अब मुझे इसे सोल्व करना है तो मैं क्या करता हूं, पहले इसे सिंपल में बदल लेता हूं। तो सिंपल बनाने के लिए क्या लेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का लॉग लेने पर। अब आपको एक चीज बेसिक सी सिंपल सी पता होगी, क्या? ये तो क्या हो गया, log W इज इक्वल टू log n फैक्टोरियल। चलो ये समझ में आया। ये जो अपोन वाले हैं ये माइनस में पहुंचते हैं और जो मल्टीप्लाई वाले हैं वे प्लस में। अपोन वाले सारे कहाँ पहुंचे, माइनस में। तो माइनस log n1 फैक्टोरियल, फिर माइनस log n2 फैक्टोरियल, फिर माइनस log n3 फैक्टोरियल, माइनस log ni फैक्टोरियल तक हमारी टर्म पहुंच गई है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब क्या कर रहा हूं, मैं इस टर्म को समीशन लेके लिख देता हूं। सर समीशन लेके कैसे लिखोगे, अभी बता रहा हूं। इधर का हिस्सा रफ कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका एक बार। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सबमिशन लेके कैसे लिख रहा हूं मैं, अभी आपको पता चलेगा। बस 2 सेकंड का समय दो, इसे रफ कर दूं। थोड़ा सा खतरनाक फॉर्मूला है। यहाँ देखो, इसे लो लंबा सा लिख करके लिख दूं। यहाँ क्या आएगा, log n1 माइनस log, जब भी आप सबमिशन समझ पाओगे, माइनस log n3 फैक्टोरियल डॉट 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 माइनस log ni फैक्टोरियल। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, log w इज इक्वल टू log n फैक्टोरियल माइनस, जब माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये सारे किस में हो जाएंगे, प्लस में ना हो जाएंगे। log n1 फैक्टोरियल प्लस log n2 फैक्टोरियल प्लस log n3 फैक्टोरियल प्लस log ni फैक्टोरियल। चल गया पता कैसे समीशन लगा सकता हूँ? सारे किस में, प्लस में। तो यहाँ पे मैं समीशन लिख सकता हूँ। तो मेरे पास log w क्या बचा, log n फैक्टोरियल माइनस समीशन i तक जानी ना टर्म, कितना, log ni फैक्टोरियल। अब आपको स्टर्लिंग का फॉर्मूला पता है, फटाफट मुझे स्टर्लिंग का फॉर्मूला बताओ। स्टर्लिंग का फॉर्मूला क्या था बच्चा, यहाँ दिख रहा है? अभी तो बहुत ही स्पेस है। कितना, log n फैक्टोरियल किसके बराबर, n log n। पहले भी यूज हुआ है, जो मेरे से पहले जुड़े हुए हैं वे इसकी वीडियो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। ये 3rd यूनिट चल रही है, इससे पहले 2 यूनिट करा चुका हूँ। 4th यूनिट बड़ी छोटी सी है। ये देखो, अब मैं इसे करता हूँ, ये तो ऐसा कैसे ही छोड़ दिया हमने, log w इसमें लगाया, कितना, n log n माइनस n माइनस सबमिशन आई तो बाहर, अंदर क्या बचा हुआ है बच्चा, क्या बचा, ni log ni माइनस माइनस, बताओ, अरे यार माइनस ni ना बचा। चलो कोई बात नहीं, पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो सीख रहे हो। n log n माइनस n, इस माइनस सबमिशन को अंदर पहुंचा दिया तो क्या आ गया, माइनस log ni अरे यार ये लिखना तो भूल गया, ni log ni माइनस सबमिशन ni। अब आप ध्यान से देखो, इक्वेशन फर्स्ट के ऊपर हमने क्या लिखा था, n बराबर n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस ni। अगर मैं इसे सबमिशन फॉर्मेट में लिखूंगा तो मैं इसे ऐसे नहीं लिखूंगा क्या, ऐसी तो लिखूंगा। तो यो सारी टर्म, यो सबमिशन ni किसके बराबर है, n के। n क्या थे, टोटल नंबर, तो सबको जोड़ के टोटल नंबर के तो बराबर होगा। और ये माइनस अंदर जाएगा तो इसे प्लस कर देगा, तो ये टर्म कैंसिल आउट होगी। देखो log n
माइनस एन आई लोग एन आई माइनस एन प्लस एन से एन कट गया तो लोग डब्लू किसके बराबर, डब्लू ही बोल रहा हूं मैं इसे आपकी सहूलियत के लिए, माइनस एन आई लोग एन आई। बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डिफरेंशियल कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, अभी थमे रहो, आपको सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होगी। ऑन डिफरेंशिएट, अब जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा इधर क्या बचेगा, डी लोग ओमेगा डब्लू। ये देखो ये किसके बराबर हो गया, 0 के। इसलिए मैंने ये कहा था सर ये तो डायल है डीएल लो, थोड़ा सा कर लो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। अब यहाँ क्या है चांद मेरे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड 1/n dn प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। समझ गए, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हालांकि आपको कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। एन एक कांस्टेंट नंबर है, एन एक कांस्टेंट नंबर है तो उसका लॉग भी एक कांस्टेंट होगा, तो ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, इसी वजह से dn और dn 0 होता है। तो इसमें आपको दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं, ये तो 0 हो गया सीधा माइनस। अब इस टर्म पे आते हैं, एन क्या था, टोटल नंबर क्या होते हैं, कांस्टेंट। पहला यही तो पढ़ा था आपने पोस्टुलेट कि टोटल नंबर कांस्टेंट होंगे, तो टोटल नंबर कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का लॉग भी तो कांस्टेंट ही होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, तो मैंने एक लाइन बचा दी, सारा 0 ही हो गया माइनस। अब इस टर्म को लिखते हैं, इस टर्म को कैसे लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log एन आई का 1/n i dni बाहर। अरे यार इसमें क्या था, एक सेकंड रुकिए बस, बाहर लाइट ने शॉर्ट सर्किट किया है, तुम्हारी क्लास पे ग्रहण आ रहा है, मतलब इन्वर्टर फूकते फूकते बचा है, अगर फूक जाता फिर क्लास 2-3 दिन के लिए डिले हो जाती, पर शुक्र है इन्वर्टर बच चुका है तो आपकी क्लास भी बच चुकी है। हम यहाँ तक आए थे, फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, यहाँ पर हम माइनस लेंगे, फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही डिफरेंशियल ऑफ सेकंड। अरे ये तो 0 हो गया ना पूरा का पूरा, 0 माइनस ये तो 0 हो गया माइनस, फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन ऐसा का ऐसा ही डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। कोई रॉकेट साइंस वाली बात है ही नहीं। अब आपको पता है डेल लॉग ओमेगा कितना, 0, इक्वेशन थर्ड से। आप चाहो तो बाई इक्वेशन थर्ड लिख देना, मैं तो डायरेक्ट ही कर रहा हूं, 0 इज इक्वल टू ये तो 0 माइनस। अब आपको क्या है, बाहर सम्मिशन भी तो है, सम्मिशन ये रहा, ये सम्मिशन तो हम लगाना ही भूल चुके हैं इस वाली टर्म में, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, यहाँ पर बाहर क्या है सम्मिशन, ये रहा, इस वाली टर्म में तो सम्मिशन है बाहर, तो सम्मिशन अंदर जाएगा, क्या होगा, एन आई से तो एन आई कट गया, सम्मिशन डी एन आई प्लस, प्लस नहीं माइनस अंदर जाएगा, माइनस अंदर जाएगा, माइनस प्लस माइनस, सम्मिशन log एन आई डी एन आई। अब आपको पता है क्या, सम्मिशन डी एन आई भी तो 0 है। अरे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो नलायको, सम्मिशन डी एन आई भी कितना है 0, तो ये भी 0, केवल ये बचा मेरे पास, इधर का हिस्सा रफ कर दूं, कर दूं, कर दो सर, ये भी कोई पूछने की बात है, और हम मना करेंगे तो आप कौन सा मानने वाले हो यार, आपकी नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे, आपकी वजह से ही तो हमारा परिवार 100 के 100 के होने वाला है, ये परिवार सब आपकी बदौलत है। मैंने पहली वीडियो लॉकडाउन में जब खत्म हुआ था तब डाली थी, क्योंकि ऑफलाइन बैचेस चलते थे बड़े तगड़े तगड़े, लॉकडाउन में तुम्हें पता है ऑफलाइन बैचेस की क्या स्थिति हो गई थी, तो मगर चल यूट्यूब पे डाल के देख लें, और आप सबकी वजह से परिवार हमारा इतना बड़ा हो गया। पर थर्ड ईयर वालों तुम नलायकी करते हो, तुम वीडियो शेयर नहीं करते। ये तो 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू, सर सभी कुछ 0 होता जा रहा है, ये भी 0, ये माइनस, सर सब कुछ तो 0 हो गया, आपने छोड़ा क्या, छोड़ा क्या, प्यार छोड़ा आप लोगों का है। तो ये इधर ले लूं, माइनस का इधर आके प्लस सम्मिशन log एन आई डी एन आई
इज इक्वल टू 0। सारी चीजें तो 0 हो गई। ये इक्वेशन नंबर कौन सी है बच्चा, मेरे याद नहीं, 1 2 3 4 जो भी चल रही थी, मैंने इसे क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर ए मान लिया। आप ऑर्डर में मानना 1 2 3 4 जो भी थी। अब मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई एल्फा एंड 2 बाई बीटा एंड एडिंग इन इक्वेशन ए। ठीक, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं। फर्स्ट में अल्फा की मल्टीप्लाई की, सेकंड में बीटा की। अल्फा बीटा कांस्टेंट होता है 1/kT, हमारा बीटा इसके बराबर होता है। ये आपने किस में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में थर्मल फिजिक्स यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है। अगर ये नहीं पढ़ा तो इसका भी एक बार में प्रूफ करा दूंगा, कोई घबराने वाली बात यहाँ पर है नहीं। तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, फर्स्ट क्या थी, यही तो थी, समेशन डी एन आई इज इक्वल टू 0। इसमें मैं अल्फा की मल्टीप्लाई करूंगा, कराओ, कितना, अल्फा समेशन डी एन आई, इधर का इस तरफ कर दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो या वीडियो पॉज कर करके लिख लिया करो, ठीक है। चलो, पहली इक्वेशन यही तो थी, समेशन डी एन आई इज इक्वल टू 0। दूसरी क्या थी, समेशन ई आई और डी एन आई इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन थी। ये फर्स्ट में अल्फा की मल्टीप्लाई, दूसरे में बीटा की, प्लस बीटा समेशन ई आई डी एन आई प्लस इक्वेशन 1 में अल्फा की मल्टीप्लाई होगी, 2 में बीटा की मल्टीप्लाई होगी, एंड एडिंग इन इक्वेशन ए, और ए में जोड़ दो, ए ये रही कितनी है, प्लस समेशन log एन आई डी एन आई इज इक्वल टू 0। बस अब हम अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। तो यहाँ देखो, समेशन डी एन आई, समेशन डी एन आई, सब में समेशन कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा ई आई प्लस log एन आई। सर ये डी एन आई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है, समेशन सब में था, तो डी एन आई बाहर इज इक्वल टू 0। ये तो 0 होने से रहे, तो 0 टर्म कौन सी होगी, ये वाली, इसलिए अल्फा प्लस बीटा ई आई इज प्लस log एन आई इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास टर्म मिल गई। तो यहाँ से मुझे एन आई नंबर निकालना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नंबर पर ही तो डिपेंड करती है। तो यहाँ से log एन आई किसके बराबर, माइनस अल्फा माइनस बीटा ई आई। बताओ, कोई रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं। अब क्या कर रहा हूं मैं, इसका एंटी लॉग ले रहा हूं। यहाँ पे मैंने ई मान लिया, log बेस ई तो होता है। अरे यार, log ए इज इक्वल टू बी हो तो एंटी लॉग कैसे लेते हो, ई बड़ा कर देते हो और इन दोनों की जगह बदल देते हो, ऐसी तो लिया जाता है। तो ई की पावर बी, यहाँ ई है, इन दोनों की जगह बदल दोगे, क्या हो जाएगा, अभी तो यहाँ बहुत स्पेस है, तो एन आई किसके बराबर हो जाएगा, ई की पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा ई आई, यही तो होगा। अब क्या कर रहा हूं, अलग अलग लिख रहा हूं, अभी भी स्पेस है। एन आई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस अल्फा और ई की पावर माइनस बीटा ई आई। अब ये माइनस अल्फा, अल्फा भी कांस्टेंट है, तो नाउ मैंने लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, ई की पावर माइनस अल्फा इक्वल टू ए। आपको बी सी क्या है, एक कांस्टेंट है। अरे पूरा कांस्टेंट ही है, तो एक नया कांस्टेंट मान लिया बार बार लिखने से बचने के लिए। तो एन आई किसके बराबर आ गया, एन आई आ गया ई की पावर माइनस बीटा ए, ई की पावर माइनस बीटा ई आई। चाहूं तो मैं बीटा की वैल्यू रख सकता हूं, ए ई की पावर माइनस ई आई अपॉन के टी लिख दो, चूंकि बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन के टी। लो जी, ये आपका क्या हो गया, दिस इज बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लो, दिस इज बोल्ट्जमैन। सर आपने तो वहां पे प्रायिकता लिखवाया था। अरे यार, इस फैक्टर के तो देखो, प्रायिकता का नंबर पे डिपेंड नहीं करती और नंबर इस पे डिपेंड कर रहा है, तो यही तो प्रूफ करना था एक तरीके से। हमें आपको ये लिख कर नहीं दिखाना, दिस इज बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लो, कैनोनिकल
डिस्ट्रीब्यूशन लो। थोड़ा सा टफ था लेकिन इजी था। है सर कैसा टफ था लेकिन इजी था? अरे नाम का टफ था, थोड़ी सी नई नई चीजें अप्लाई हुई हैं, पर ऐसा कि खतरनाक बिल्कुल एकदम ऐसा कुछ था नहीं इसमें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपसे मिलते हैं हम कल। कल की क्लास में देखो इस यूनिट में कोई टॉपिक बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ। बोल्ट्जमैन कैनोनिकल हो गया, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी बचा हुआ है। हाँ, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी और एवरेज एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। और फिर ये आपकी यूनिट खत्म है। फिर इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे हम यूनिट 4 अटेम्प्ट करेंगे। आप बेटा मैं कृष्णा की बुक से पढ़ाता हूँ, आप चाहो तो उसे ले सकते हो, आपकी इच्छा है। मिलते हैं आपसे कल, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।